Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video series हम BSA के MCQ सॉल्व कर रहे हैं. दिस इज़ द लास्ट पार्ट 8th. इससे पहले 7 पार्ट्स में हमने MCQs को बहुत ही इन डेप्थ डिस्कशन करने की ट्राई करी है, जिसमें साथ साथ मैंने आपको सेक्शन नंबर्स की ट्रिक्स भी बताई हैं. अगर आपको प्रीवियस सेक्शंस याद थे इंडियन एविडेंस एक्ट के, तो उसको BSA में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी थोड़ा थोड़ा हेल्प करी है बीच में. प्लस एक्सप्लेनेशंस दी हैं जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड थी. अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. प्लस अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम जुडिशरी, APO, ADA एग्ज़ाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं. सारा कंटेंट बहुत ही इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ होगा. सो फार हमने पंजाब ADA के जो न्यूली एडेड एक्ट्स हैं उन पे काफ़ी हद तक कंटेंट रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करा है. अगर आप पंजाब ADA टारगेट कर रहे हो तो आप उसको भी ज़रूर देखिए, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो लेट्स बिगिन विद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस MCQ सीरीज़. लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 126 तक कर लिया था. नाउ वी हैव टू बिगिन विद 127 ऑनवर्ड्स. 127 टॉक्स अबाउट judges and magistrates who can their competency to give evidence. तो जनरल रूल ये है कि जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स एविडेंस नहीं दे सकते. आप उनको कंपेल नहीं कर सकते until and unless जो जज या मैजिस्ट्रेट ने एविडेंस देना है उनके सीनियर्स उनको कमांड करें कि आप एविडेंस प्रोड्यूस करो. ठीक है, सो ये सेक्शन 127 में डेल्ट विद है. इट वॉज इनिशियली 121 अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, तो +6 वाली ट्रिक यहाँ भी फॉलो हो रही है. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. बाकी साथ साथ एक्सप्लेन करते जाऊँगे. अंडर विच सेक्शन ऑफ BSA अ जज कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट इन द कोर्ट एज अ जज. सो इट्स 127. अंडर 127 BSA provides for privileges in respect of judges and magistrates. Then privilege under 127 of BSA is not available to arbitrator, may or may not be available to arbitrator, available to arbitrator, none of above. So it's not available to arbitrator. During the course of trial of rape case, a person present in the court causes a knife to another person before the court. The judge before whom the incident took place may not be called in evidence, may be called in evidence only under special order of higher court, may be examined as witness, may be called in evidence only if the trial of that incident is going on before a higher court. So this is the exceptional case जहाँ पे जज के सामने अगर जज के सामने ट्रायल चल रहा था और वहाँ ही किसी ने कोई एक्ट करा तो उसका एविडेंस जज से लिया जा सकता है. सो दिस इज़ द ओनली एक्सेप्शनल केस. अदरवाइज़ कहीं पे भी आपको जज को कंपेल करना है या मैजिस्ट्रेट को कंपेल करना है कि आप एविडेंस दो, तो फिर सुपीरियर के ऑर्डर्स मैंडेटरी है. सो दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम इलस्ट्रेशन ऑफ द सेक्शन. तो आप एक बार ये इलस्ट्रेशन को ज़रूर पढ़ें एंड नोट इट डाउन दैट दिस इज़ द ओनली एक्सेप्शन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैजिस्ट्रेट कैन बी कंपेल्ड टू आंसर अ क्वेश्चन ऑन हिज ओन कंडक्ट एज अ मैजिस्ट्रेट इन द कोर्ट by an order of the court to which he is subordinate. तो अपने कंडक्ट का एविडेंस सीनियर के ऑर्डर से ही दे सकते हैं. देन नेक्स्ट, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, इट्स डेल्ट विद अंडर 129. 128 में क्या है? 128 में है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, जो हमने प्रीवियस पार्ट में कवर कर लिया था. Right? Then this is 129. Then which of the following sections of BSA deals with evidence as to affairs of state? Again 129. Then next question, which section of BSA is based on the maxim salus populi est suprema lex? So it's again 129 का ही maxim है. Then documents in respect of which privilege has been provided under 129 of BSA is published official record, is unpublished official record, both A and B, none of above. So it's unpublished official record.
जो रिकॉर्ड पब्लिश ही हो गया उसका तो एविडेंस कोई भी दे सकता है, बट जो अनपब्लिश रिकॉर्ड है उसका एविडेंस देने से पहले ऑफिसर ऑफ हेड की परमिशन लगेगी। ठीक है, सो यही लैंग्वेज है 129 की, ये हम ध्यान में रखेंगे। सो इट टॉक्स अबाउट अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड। देन नेक्स्ट, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, वन इज़ प्रोफेशनल, another is official. So official starts with O तो ends with 130, तो O, that's how you can remember, क्योंकि इनमें प्रोफेशनल और ऑफिशियल में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा कहाँ दिया है। ऑल्सो जो ऑफिशियल है वो डिक्शनरी में पहले आता है O, देन P, डिक्शनरी से अरेंज करें तो OP होता है, देन O पहले आएगा P बाद में आएगा। So 130 और प्रोफेशनल इज गिवन अंडर 132, राइट। इट वॉज इनिशियली ऑफिशियल वाला 124 एंड प्रोफेशनल वाला 126 अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। सो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो हमें याद रखने में हेल्प करती है। Then under which section of BSA a public servant cannot be compelled to disclose a communication made to him in official confidence? Official है तो O से याद रखेंगे कि पीछे भी O ही होता है, 130 उसका नंबर है। Under which section of BSA information as to commission of offences cannot be compelled to be disclosed? तो which section बोलता है कि information as to commission of offence वो आप compel नहीं कर सकते, तो दैट इज़ लैंग्वेज ऑफ 131. कैन अ पुलिस ऑफिसर बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ ऑफेंस? सो इट्स नो। कहाँ से इंफॉर्मेशन आई है, किसने दी है, वो डिस्क्लोज करना मैंडेटरी नहीं है, वो आप नहीं कर सकते। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 130 ऑफ BSA कम्युनिकेशन इज टू बी मेड टू पब्लिक ऑफिसर इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, टू पब्लिक ऑफिसर एज एन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज, to a public officer as routine matter. So either A or B or C. So official confidence की बात हो रही है under 130, so A is the right answer. Next professional communication पे आगे नंबर क्या है 132, it was initially 126 under Evidence Act, right? Communication by a client to an advocate is not permitted to be disclosed under which section of BSA? It's 132. Which section of BSA provides that if any party to the suit volunteers to give evidence at his own instance or otherwise, then it shall not mean to be waiver of privilege given under 132. So it's section 133. Then under which section of BSA confidential communication with legal advisors is protected? So it's 134. Confidential communication with whom of the following is protected under BSA? With the magistrates, police officer, with the legal advisor. To the revenue officer? No. With the legal advisor, it's confidential communication is protected under 134. Professional communication between advocate and his client is not admissible in evidence. Is privileged communication until the contract continues is admissible in evidence with the consent of client. So it's admissible अगर client ने permission दे दी तो, otherwise it's not admissible. It is not admissible until it is legal. So no. Then next question, professional communication between an advocate and his client can be disclosed before the court with the consent of client, without the consent of client if made in furtherance of illegal purpose, without the consent of client if the advocate comes to know that any crime, fraud has been committed since commencement of his employment. So all of these are correct. With consent of client तो आप कर सकते हो, अगर illegal purpose हो गया फिर consent लेने की ज़रूरत नहीं है, और advocate को पता चल गया कि crime या fraud हो रहा है, then also he can disclose. So all of above is the correct answer. A legal advisor can disclose professional communication after the death of his client, can disclose professional communication after relationship with client has ended,
can disclose professional communication if made in furtherance of any illegal purpose. Can disclose professional communication in all of above instances. So no, सिर्फ illegal purpose में होगा आप डिस्क्लोज कर सकते हो, अदरवाइज क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप एंड हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए तब भी आपको डिस्क्लोज नहीं करना. Which of the sections of BSA provides that production of document or e-records which another person having possession could refuse to produce? So it's under 136. So next topic पे आते हैं which is accomplice. accomplice की हमने डिस्कशन पहले 119 में भी की थी अंडर B which was initially 114 का B. तो 100 ये अभी जो फर्दर सेक्शंस में 138 में कवर हो रहा है. इसमें बोला है कि कैन रिलाई ऑन अनकॉरपोरेटेड टेस्टिमनी. देन जो ये वाले सेक्शंस थे प्रिजम्पशंस थी उसमें था यू कांट रिलाई. तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस नहीं है, ये लगती कॉन्ट्राडिक्टरी है बट इनको हम मिलके ही पढ़ते हैं. इन दो प्रोविजंस के बीच में कोई एंटीथेसिस नहीं है. ठीक है, देन शुरू करते हैं. अकम्प्लिस इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट अक्यूज्ड पर्सन. इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट अक्यूज्ड पर्सन. सो येस, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ 138 दैट he is an competent witness against accused person, must be corroborated in that case, must be prosecuted. So under 138 of BSA it is related to accomplice. An accomplice is a competent witness. under competent witness है 138 में. Accomplice is a person who participate in commission of crime with charge accused, who is preferred confederate, who is an informer, all of above. So accomplice कौन होता है? जो अकम्पनी करता है, पार्टिसिपेट करता है इन कमीशन ऑफ क्राइम विथ चार्ज अक्यूज्ड. Which of the following is provided under 138? Accomplice of an acceptance of an evidence, rejection of an evidence, evidence of deaf and dumb, evidence of an accomplice. So it talks about evidence of accomplice. Then which of the following statement is or are not correct? Accomplice is a competent witness against accused person. Conviction on testimony of accomplice is legal. Conviction on testimony of accomplice is legal only if it is corroborated. So अगर वो corroborate होती है तभी वो legal होती है. ठीक है, पर से उसकी testimony से हम conviction नहीं कर सकते. So only 3 is correct, बाकी सारे wrong हैं. Mark the correct answer. An accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars. Yes, an accomplice shall be competent witness against the accused and conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of accomplice. Both A and B are correct. So further चलते हैं. When a party refuses to produce a document which he has notice to produce, can he use the document as evidence afterwards? So no, अगर आपने एक बार ये डॉक्यूमेंट या एविडेंस प्रोड्यूस करने से मना कर दिया, आप उसको दोबारा अपनी फेवर के लिए यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, he cannot do so. He can use it with the consent of other party. He may use it by order of court. Both B and C. So he cannot do so per se, but अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो आप कर सकते हो. So both B and C is correct. Which section of BSA deals with production of title deeds of witness not a party? So it's 135. Which section of BSA deals with concept of production of title deeds of witness not a party? So it's 135. Then which section of BSA deals with concept that witness are not excused from answering on the ground that answer will criminate? So this is a very important section. इसका नंबर भी याद रखेंगे. It's 137. Initially it was 132 under Indian Evidence Act, or this works on 23 article. ठीक है, दैट अब जो 23 है वो एक्यूज्ड पे अप्लाई होता है, वो विटनेस पे नहीं होता. बट जो ये 137 वाली प्रोविज़न है ये विटनेस पे अप्लाई होती है.
ठीक है। देन नेक्स्ट, जो विटनेस प्रोटेक्शन की अभी काफ़ी अमेंडमेंट्स आई हैं क्रिमिनल लॉ में, तो विटनेस की प्रोटेक्शन मैंडेटरली कर दी गई है ताकि लोग खुल के विटनेस बने, अच्छे से आगे आके पार्टिसिपेट करें, तो तभी कंप्लीट जस्टिस मिल पाएगा। तो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम स्टेट्स को कमांड करी गई है कि स्टेट्स विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स को लेकर आएँ। तो हम कभी इन डेप्थ में क्रिमिनल लॉ में ये डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ क्वेश्चन आस्क्ड टू अ विटनेस एज टू एनी मैटर relevant to the matter in issue and the answer given by witness to such question will criminate him, then witness shall be compelled to answer such question, witness shall not be compelled to answer that question, court may presume none of above, so witness can be compelled, right? Then next question, one of the most important principle of law of evidence is that evidence is to be weighed and not to be counted. This has been incorporated under which section of BSA? Mainly under, so section number है 139. It was initially 134 I guess. Yes, it was 134. तो चाहे एक कोई एक सिंगल एविडेंस हो, दैट विल इफ़ इट्स सफिशेंट, तो इट विल लीड टू कन्विक्शन ऑफ द पर्सन। तो मल्टीपल एविडेंसेस, मल्टीपल विटनेसेस की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल सबूत हो ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर सिंगल एविडेंस भी है बट वो अपने आप में सफिशेंट है, तो उससे ही आप इनको कन्विक्शन दे सकते हो, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर BSA व्हाट नंबर ऑफ विटनेसेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट? सो देयर इज़ नो पर्टिकुलर नंबर, राइट? देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। Which section of BSA deals with order and production of examination of witnesses? So order and production begins with 140. So answer is 140 only. So which section of BSA provides that judge will decide as to admissibility of evidence? So it's 141, next of 140. Then admissibility of evidence to be decided by judge, right? Then next question, which section of BSA examination in chief, cross examination and re-examination have been defined? So it's given under 142. जो पार्टी का विटनेस होगा, जो पार्टी उसको बुलाएगी, जब वो एग्जामिन करेगी तो इट विल बी एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है? देन जो ओपोनेंट पार्टी होगी, ओपोनेंट विल क्रॉस दैट विटनेस। और अगर जो फर्स्ट पार्टी थी, ए पार्टी ने जब जिसने विटनेस को बुलाया था, वो ही चाहती है क्रॉस के बाद कि कुछ एडिशनली वो अपने जो विटनेस बुलाया था उसको री एग्जामिन करे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज री एग्जामिनेशन। सो दीज आर डिफाइंड अंडर 142, ठीक है? बट जो इसका ऑर्डर मेंशन है कि पहले क्या होगा, वो नेक्स्ट में है 143 में, order of examination which was initially 138. Okay, so further करते हैं, under which section of BSA provisions relating to examination in chief is provided? So it's 142. Cross examination under 142 of BSA means which of the following? Examination of witness by a party who calls him, जो पार्टी बुला रही है वो क्या करेगी? एग्जामिनेशन इन चीफ, राइट? एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय एडवर्स पार्टी, सो येस, एडवर्स पार्टी जो करती है उसको बोलते हैं क्रॉस। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पार्टी हु कॉल्स हिम एंड द एडवर्स पार्टी, नो। एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय कोर्ट, नो। सो इट्स जो एडवर्स पार्टी एग्जामिन करती है उसको ही क्रॉस बोलते हैं। देन अंडर विच सेक्शन ऑफ BSA प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन इज गिवन? इट्स गिवन अंडर 143. अकॉर्डिंग टू 143 व्हाट शैल बी द ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन? क्या होगा? पहले होगा एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर मतलब ए पार्टी का विटनेस आया, उसने बुला लिया, उसने एग्जामिन किया, चीफ किया उसका, लोकल लैंग्वेज में, कोर्ट्स लैंग्वेज में बोलते हैं चीफ। पार्टी ने जो विटनेस बुलाया था उसका चीफ कर दिया। तो चीफ करने के बाद जो ओपोनेंट पार्टी होगी वो उसको क्रॉस करेगी, ठीक है? तो सेकंड स्टेप होगा क्रॉस एग्जामिनेशन। और फिर जो जिसने पार्टी ने
उस विटनेस को बुलाया था, अगर उसको लग रहा है कि उसको दोबारा उस अपने विटनेस को एग्जामिन करना है, तो वो क्या, उसको क्या बोलेंगे, री एग्जामिनेशन. तो दैट विल बी थर्ड स्टेज. सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर laid down under 143. Then during re-examination of witness, a new matter can be introduced as a matter of right generally. A new matter can be introduced only with the permission of court. So yes, अगर कोई नया मैटर आपको री एग्जामिनेशन के दौरान लेकर आना है तो वो आप परमिशन ऑफ कोर्ट के साथ ही लेके आ सकते हो. Then when shall the witness be re-examined? At the desire of adverse party, at the desire of party calling him. तो adverse party तो री एग्जामिन नहीं करती, जो पार्टी जिसने बुलाया होता है वही करती है. देन आगे भी देख लेते हैं. एट द डिज़ायर ऑफ मैजिस्ट्रेट नो, एट द डिज़ायर ऑफ पुलिस ऑफिसर नो. सो एट द डिज़ायर ऑफ पार्टी कॉलिंग हिम इज़ द राइट आंसर. Then which section of BSA provides that witness summoned to produce document does not become witness by mere fact that he produces them. So this is the language of 144 कि जिसको आपने बुलाया है कि आप डॉक्यूमेंट लेके आओ, आप उसको ही एग्जामिन नहीं कर सकते until and unless उसको आपने विटनेस की तरह बुलाया हो. राइट अगर डॉक्यूमेंट लेके आने के लिए बोला है तो फिर वो डॉक्यूमेंट को ही एग्जामिन करो, जो लेके आया उसको एग्जामिन मत करो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट व्हेन प्रोड्यूसेस द डॉक्यूमेंट देन ही बिकम्स अ विटनेस. नो, he cross examined by both parties, he is cross examined with the permission of court, he does not become witness and cannot be cross examined. So this is right. Next question, which of the following is true and correct? A person summoned to produce a document does not become a witness by mere fact that he produces it. A person cannot be cross-examined until he is called as a witness. So both of these are correct. So answer is C. Then next question, which of the following sections of BSA contains provisions regarding cross-examination of witnesses to character? So this is the language of 145. Witness as to character may be cross-examined and re-examined. तो दोनों ही इसमें दिए हुए हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन. लीडिंग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले. सबसे पहले लीडिंग क्वेश्चन का नंबर है 146 अंडर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड BSA. ठीक है, और जो लीडिंग क्वेश्चन है पहले तो होता क्या है, होता ये है कि जब हम किसी को एग्जामिन कर रहे हैं, किसी विटनेस को एग्जामिन कर रहे हैं, हम उससे जो आंसर चाहते हैं वैसा ही हम उससे क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर सकते हैं. जो ऐसा क्वेश्चन जो आंसर्स को ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा हो कि अच्छा उस दिन तो आप दिल्ली नहीं थे, तो वो बोलेगा हाँ उस दिन तो मैं दिल्ली था. तो ऐसे कोई भी आंसर जो आप उससे ड्राइव करना चाहते हो वो आप उसको क्वेश्चन में ही सजेस्ट कर दोगे. तो दैट इज़ लीडिंग क्वेश्चन. और कब इसको हम पूछ सकते हैं, तो इसको हम सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूछ सकते हैं. During cross examination only a leading question can be asked. Otherwise जो एग्जामिनेशन इन चीफ है और री एग्जामिनेशन है, अगर आपको वहाँ लीडिंग क्वेश्चन पुट करना है तो दैट कैन ओनली बी डन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट. राइट, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस. लीडिंग क्वेश्चन हैज़ बीन डिफाइंड इन BSA अंडर 146. What do you understand by the term leading question? Question suggesting the answer which person putting it wishes or expects to receive. So yes, a question asked to contradict the witness by his previous writing. No. Question asked with reasonable ground. Question asked with a view to check veracity. No. So it's question suggesting the answer, जो आंसर को suggest ही करे automatically. Then leading question can be asked during cross examination. In which of the following sections of BSA provides for evidence as to matters in writing? So it's 147. Under 148 of BSA, a witness may be contradicted as to his previous statement in writing. So there are two things, contradiction and cross. तो अगर आपको contradict करना है तो जो राइटिंग में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट था वो आपको दिखाना पड़ेगा. अगर क्रॉस करना है फिर राइटिंग शो करना मैंडेटरी नहीं है. अनदर थिंग, जो जब कॉन्ट्राडिक्शन करनी है
तब ओनली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इज अलाउड, बट जब आपको क्रॉस करना है तब अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो अलाउड. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस. अंडर 148 ऑफ BSA अ विटनेस में बी कॉन्ट्राडिक्टेड. तो हमने क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्ट करना है एज टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग विदाउट ड्रॉइंग हिज अटेंशन टू प्रीवियस राइटिंग. आफ्टर ड्रॉइंग हिज अटेंशन टू प्रीवियस राइटिंग, सो हमेशा अगर आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो पहले वाली राइटिंग जो उसने करी थी उस पर उसकी अटेंशन लेके आनी मैंडेटरी है. ठीक है, देन लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर 148 of BSA, a witness may be cross-examined as to previous statement in writing without proving the same. तो यहाँ हमने क्या करना है, क्रॉस करना है. तो क्या क्रॉस में ज़रूरी है, तो मैंने बताया था कि क्रॉस में ज़रूरी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट में ज़रूरी है. विदाउट प्रूविंग द सेम एंड विदाउट शोइंग द सेम टू विटनेस. सो येस, दिस इज़ राइट. बाकी भी पढ़ लेते हैं. ओनली आफ्टर प्रूविंग द सेम, मे बी विदाउट शोइंग द सेम टू विटनेस. नो, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. पहले आप बिना प्रूफ के, बिना दिखाए उसको क्रॉस कर सकते हो. विदाउट प्रूविंग द सेम बट ओनली आफ्टर शोइंग द सेम टू विटनेस, नो. ओनली आफ्टर प्रूविंग द सेम एंड शोइंग द सेम टू द विटनेस, नो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ BSA प्रोवाइड्स क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन टू बी आस्क्ड. सो कौन से क्वेश्चंस लॉफुल होते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, दैट इज लेड डाउन अंडर 149. ठीक है, अंडर 149 ऑफ BSA विटनेस कुड बी आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन. किस लिए यूज़ कर सकते हैं, उसकी वेरासिटी टेस्ट करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए कि वो कौन है, क्या पोजीशन है उसकी लाइफ में, टू शेक हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज करेक्टर. सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. देन अंडर प्रोवाइजो ऑफ 149 ऑफ BSA, इन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप इन हर क्रॉस एग्जामिनेशन द प्रोसिक्यूट्रिक्स से आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हो इमोरल करेक्टर के या नहीं. तो कैन नॉट बी पुट क्वेश्चंस एज टू हर जनरल इमोरल करेक्टर. सो सी इज द राइट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर BSA क्वेश्चंस रिलेटिंग टू मैटर्स नॉट रेलिवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग मे बी आस्क्ड अंडर. सो इट्स 151. जो मैटर से रेलिवेंट नहीं है अदरवाइज, तो वो भी आप पूछ सकते हो, बट उसके भी कोर्ट डिसाइड करती है कि कौन से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कौन से नहीं. ठीक है, देन नेक्स्ट, एन एडवोकेट इज इंस्ट्रक्टेड बाय एन अदर एडवोकेट दैट इंपॉर्टेंट विटनेस इज अ डिकॉइट. दिस इज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग द विटनेस वेदर ही इज अ डिकॉइट. सो दिस इलस्ट्रेशन इज बेस्ड अपॉन विच सेक्शन, इज 152. ठीक है, इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस मे बी फॉरबिडन बाय कोर्ट अंडर. सो इट्स 154. सो ये लैंग्वेज ही है सेक्शन की. देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनिंग अ विटनेस. ओनली दैट विच इज इंटेंडेड टू इंसल्ट, ओनली दैट विच इज इंटेंडेड टू अनॉय, ओनली दैट विच अपीयर्स टू द कोर्ट नीडलेसली ऑफेंसिव. सो ऑल ऑफ दीज कैन नॉट बी आस्क्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, questions intended to insult or annoy shall be forbidden under. So it's laid down under 155. So next question intending to insult or annoy may be asked to a witness during. So it cannot be asked. So this is the right answer. Provision relating to hostile witness is provided under. So it's provided under 157. So it was 154 initially. Under BSA, the statement of hostile witness is irrelevant, can be acted upon, cannot be acted upon, has no evidentiary value. So it can be acted upon. With respect to section 157 of BSA, choose the true statement about propositions. Propositions under 157 of BSA confers a discretion on the court to permit a witness to be cross-examined by party calling him. Court will not automatically allow to cross-examine his own witness and declare the same hostile unless the court is satisfied that statement of witness exhibits an element of hostility. Mere declaration that witness is hostile, his all statement shall be excluded from being considered. So first two statements are correct. कोर्ट डिस्क्रिशन दे देती है पार्टी को कि आप क्रॉस एग्जामिन कर लो,
जिसने उस विटनेस को बुलाया होता है, जस्ट बिकॉज वो हॉस्टाइल हो गया. देन कोर्ट विल नॉट नॉर्मली अलाउ अ पार्टी टू क्रॉस एग्जामिन एंड डिक्लेयर द सेम हॉस्टाइल अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि जो स्टेटमेंट ऑफ विटनेस वो हॉस्टाइल हो चुकी है. ठीक है, जब तक कोर्ट की सेटिस्फैक्शन नहीं हो तब तक अलाउ नहीं करते. मियर डिक्लेरेशन अ विटनेस इज हॉस्टाइल हिज ऑल स्टेटमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग कंसीडर्ड. तो नहीं, ऐसा नहीं होता. जो हम पिक एंड चूज़ कर सकते हैं, जो स्टेटमेंट रेलिवेंट लग रही है उसको कोर्ट ऑन रिकॉर्ड ले सकती है. सो 1 and 2 आर करेक्ट एंड 3 इज इनकरेक्ट. सो आंसर इज ए. The next question, former statement of witness may be proved to corroborate later testimony as to same fact as provided under section 160. The next, statement of injured person is recorded as dying declaration, however he survives. His statement is admissible under section 160. तो DD जो आपने रिकॉर्ड करी थी, बट वो जो पर्सन है he was saved, तो उसकी स्टेटमेंट कैन नाउ बी यूज्ड अंडर 160. इट वॉज 157 इनिशियली. देन अंडर विच प्रोविजन ऑफ विटनेस कैन रिफ्रेश हिज मेमोरी. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट नंबर दैट वी हैव टू रिमेंबर, विच इज़ 162. इट वॉज 159 अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट. तो इसका काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं. मेमोरी रिफ्रेश हम कहाँ कर सकते हैं? 162 में. देन 62 हमने पहले भी देखा था कि 62 क्या है, वो स्पेशल नंबर है, अभी न्यूली एडेड है 62 सेक्शन. तो क्या था 62 में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. देन 162 ऑफ BSA प्रोवाइड्स फॉर क्रेडिट ऑफ विटनेस में बी इम्पीच, कोर्ट्स पावर टू डिसअलाउ इंडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन, विटनेस कैन रिफ्रेश हिज मेमोरी. सो इट्स अबाउट रिफ्रेशिंग मेमोरी. Then a judge in India is not empowered to put question on his own to witness or to parties, is empowered to put question on his own to the witness or to parties according to his sweet will, is empowered to put questions on his own to the witness or to parties in order to discover or to obtain proper proof of relevant facts. So yes, a judge is empowered. वो पूछ सकता है, वो पूछ सकते हैं और डिस्कवर कर सकते हैं कि ताकि प्रॉपर प्रूफ मिल सके जो भी रेलिवेंट फैक्ट्स का. ठीक है, द कोर्ट क्वेश्चन अंडर 168 ऑफ BSA कैन बी पुट टू एनी विटनेस, एनी पार्टी, बोथ इज द करेक्ट आंसर. सो अंडर विच सेक्शन ऑफ BSA अ जज इज एम्पावर्ड टू आस्क एनी क्वेश्चन रेलिवेंट और इररिलेवेंट टू द विटनेस और पार्टी टू इन द सूट? इट्स 168. Then power of court to suo motu examine any person at a stage is under 168. So this is a very important number, तो हमें याद रखना है. Then last topic and last question for this series, it's 169. Under which section of BSA makes the provision that there shall be no new trial on the ground of improper admission or rejection? It's 169. एंड इसके बाद एक और सेक्शन बचता है विच इज़ 170 विच सेज रिपील, दैट इंडियन एविडेंस एक्ट इज नाउ रिपील्ड. सो फाइनली वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सीरीज़. अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाएं और गिव अ थम्स अप. और हमें ये भी बताओ कि आपको फर्दर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्या आपको MCQs सॉल्व करने हैं या इन डेप्थ किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है. तो आप अपनी कमेंट सजेशंस और ज़रूर वीडियो के नीचे कर जाना. एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट सो फार प्लीज़ गिव अ थम्स अप. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि नए चैनल के जितने एफ़र्ट्स हैं, जितनी मेहनत है, उसकी एप्रिसिएशन मिलती है काइंड ऑफ. तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. टेल देम दैट गुड कंटेंट, इफ़ यू फील लाइक कि गुड कंटेंट शेयर हो रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच.